जैसे मान लो एक ये कैसा भी शेप हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही बने। ऐसा इसलिए बनाते हैं कि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और सवाल वाल इससे समझाने में हम लोगों को थोड़ा इजी लगेगा, बस यही वजह है। बाकी आप कैसा भी ले सकते हैं आप, बस ध्यान ये रहना है कि भाई ये दोनों पैरेलल ना हो, बस वो सब प्रिज्म है। अब जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे बनाए होते इस तरह से, तो ये तो ये पैरेलल हो गया, तो ये प्रिज्म नहीं है। अगर बच्चों मैं ऐसे बनाया होता, तो अब अगर ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन अगर ये वाला पैरेलल नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, इधर से प्रिज्म हो जाएगा। मतलब दोनों साइड पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? अब थोड़ा यहाँ पे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था, मेरा बनाने का मतलब ये था कि हम इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे। अब ये पैरेलल है, लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है ना ये दोनों, तो प्रिज्म इधर होगा कि इधर होगा? इधर नहीं होगा, और इधर क्या होगा, प्रिज्म होगा। तो ऐसा कोई भी शेप दे सकता है, ऐसा कोई घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहेगा, बस यही देखा करो कि पैरेलल है कि नहीं है। अब ये सब बनाना भी नहीं है, ठीक है, इसको हटा देना। बच्चों ये जो एंगल है इसका नाम क्या है? नहीं, ये तो मैंने लिख दिया, उसको बोलते क्या हैं? प्रिज्म एंगल। इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। या इसी का नाम दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना, तो उसमें लिखा रहता है कि रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है। अब अगर बच्चा नहीं जान पाएगा तो कैसे समझेगा कि प्रिज्म एंगल दिया है? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में, कि हम किसे क्या बोलते हैं। तो इसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हो। अब बच्चों आगे देखो, ये वाली रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ। अब जब रे इंसिडेंट हुआ तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। अब ये जो रे आ रही है वो कौन सी लाइट है? लाइट का मतलब है कि या तो सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, और या तो उसमें कई वेव होंगी। तो बच्चों जो हम पहले पढ़ते हैं, शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा कुछ समझ तो आए पहले, तो उसमें हम कौन सी लाइट लेते हैं? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, नियॉन लैंप है, इस तरह से कोई लैंप होगा, उसमें किसी चीज़ का वेपर होगा, तो फिर वो हो जाएगा मोनोक्रोमैटिक। तो ये मोनोक्रोमैटिक हो गया, सिंगल वेवलेंथ का मतलब हुआ। इसके बाद बच्चों जब ये रे इसमें इंटर करती है, तो ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ आती है। क्यों भाई? अरे ये रेयर डेंसर मीडियम है ना ये, तो ये तो रेयर है और ये डेंसर है। इधर हवा है, इधर शीशा है, तो शीशा में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा क्या? तब नॉर्मल के पास आया, और फिर ये नॉर्मल बनाया यहाँ पे, और फिर ये निकल के नॉर्मल से दूर हो जाएगा क्योंकि रेयर में जा रहा है, फिर निकल के भागा। तो देखो ये रे ऐसे आता है, फिर इसमें चलता है, और फिर निकल के बाहर चला जाता है। ये हो गया। बच्चों और थोड़ा सुनो, अब यहाँ पे ये वाला एंगल को हम नाम दे दें कुछ I1। क्या नाम दे दिया? I1। इस वाले का नाम कुछ दे दिया जाए R1, और एक ही मीडियम में है इसलिए इसको भी हमने R2 लिख दिया। अगर मैं होता तो मैं तो ना लिखता, लेकिन जिसने लिखा है वही आपका सिलेबस है।
उन्होंने ये लिखा था कि सेम मीडियम में है इसलिए दोनों का एंगल बराबर होगा, ऐसा वो बताना चाह रहे थे। और या वो ऐसा बताना चाह रहे थे कि अगर दोनों एक ही मीडियम में है तो यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे भी R2 लिख दो। तो बच्चों एंगल बराबर होना तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक ही मीडियम है तो इसलिए R नाम वहाँ भी पड़ गया और R नाम वहाँ भी पड़ गया, R1 हो गया और R2 हो गया। अब इधर से ये रे बाहर जा रही है, इसमें आपकी किताब में I2 लिखा है, मैं होता तो कभी नहीं लिखता क्योंकि वो इंसिडेंस तो है नहीं, वहाँ तो मेरे को इमरजेंस लिखना चाहिए, यहाँ पे ई लिखना चाहिए इमरजेंस। लेकिन क्या करोगे, जो सिलेबस में है वही तो लिखोगे। आपको ये बता रहा हूँ, देखो कितना लोगों ने ख़राब तरह से लिखा है। बस बच्चे रट लिए हैं, हम समझ लेते हैं, लेकिन उसको सिस्टम में नहीं लिखा। अब ये I1 हो गया, Y2 हो गया और ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब आगे बच्चों देखो हम क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी डिवाइस पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे डेविएशन कितना होगा। क्या देखते हैं? डेविएशन कितना होगा। आप किसी भी कोचिंग क्लास में बैठते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो दिमाग में ये होता है कि टीचर के पढ़ाने से हमारे में कितना ज़्यादा चेंज होगा। जहाँ ज़्यादा चेंज हो गया और सही चेंज हो गया वही अच्छा है, और जहाँ पढ़े जा रहे हैं कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, बेकार है। इसलिए इस प्रिज्म का पावर क्या है, कितना डेविएशन किया। मेरे टारगेट में क्या जा रहा है, डेविएशन निकालना, पहला काम। अब बच्चों मैं डेविएशन निकालने के लिए बढ़ रहा हूँ। अच्छा डेविएशन है कहाँ, जरा वो तो देखो। अगर ये बच्चों यहाँ पे ये शीशा, ये प्रिज्म ना होता तो ये रे को ऐसे ही तो जाना था, तो रे कैसे जाता, ऐसे जाता। इसका नेचुरल पाथ इस रे का ये था, इसको ऐसे ही जाना था, ऐसे। दूसरी बात, अब एक लोगों ने बोला कि ये रे आ रही है, अगर यहाँ पे शीशा ना होता तो हमें दिखाई देता कि रे ऐसे आ रही है। बच्चों भी सही बोल रहा है, कि रे आ रही है तो ये कहाँ से आ रही होगी, हमें ऐसे लग रहा है, ऐसे जा रही है। अब बताओ ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये कौन सी है, आने वाली रे, और ये वाली जाने वाली। आने और जाने के बीच का जो एंगल है यही होता है डेविएशन। बस यही आपको पता करना है। टारगेट समझ आया क्या है? डेविएशन निकाल लो, एक अध्याय खत्म, मतलब इस टॉपिक का एक बात समाप्त। अब डेविएशन पे सर्च करें। आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा जो बच्चों ऑप्टिक्स है वो ज़्यादा एंगल के लिए नहीं है, हमेशा स्मॉल एंगल ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल। फॉर स्मॉल एंगल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करो तो क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन I1, बराबर म्यू इंटू साइन R1। बच्चों अब आप लिखोगे I1 बराबर म्यू R1। आपको समझ आ रहा होगा ना ये क्यों लिख दिया। अगर स्मॉल एंगल है तो साइन I बराबर साइन थीटा बराबर थीटा, तो जहाँ पे साइन है वहाँ पे साइन हटा दो, I बराबर क्या होगा, म्यू R1। अगर स्मॉल है तभी लिखा जाएगा। ऐसे ही दूसरा बताना, I2 बराबर क्या होगा, म्यू साइन R2, साइन I2 बराबर, तो I2 बराबर क्या होगा, म्यू R2। नहीं समझ आया बच्चों? पहले वाले सरफेस पे I1 बराबर म्यू R1, दूसरे वाले पे I2 बराबर म्यू R2। ये I1 और I2 की वैल्यू आ गई, ठीक। और आगे देखो,
बच्चों छोटे क्लास की थोड़ी सी मैथ है। ये वाला डेविएशन आप यहाँ ज़रा देखिए अगर दिख रहा हो, और देखिए अगर यहाँ भी दिख रहा हो। तो बच्चों ये पहली बार डेविएशन हुआ और ये दूसरी बार डेविएशन हुआ, और इन दोनों का मिलाया तो वहाँ पे नेट डेविएशन हुआ। थोड़ा जगह नहीं है। ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 1 है। ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। फिगर में दिख रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2। हाँ वो बनाना रहेगा, वो सब सही से दिखाना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे हियर डेविएशन डेल्टा बराबर, लिखोगे बच्चों डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। प्लेन ऑफ इंसिडेंस पे भी डेविएशन होगा, प्लेन ऑफ इमरजेंस पे भी होगा, और दोनों को सम करो। आप जरा बताना डेल्टा 1 कितना आपको दिख रहा है? कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, I1 होगा, और I1 में R1 निकल गया तो ये डेल्टा 1 होगा। तो डेल्टा 1 बराबर क्या हुआ? I1 माइनस R1। समझ आ रहा है? अगर समझदार हो तो बच्चों डेल्टा 2 भी बता दो कितना आएगा, प्लस हाँ I2 माइनस R2। सही है, मतलब इसे देख के लिखा कि अंदाज के बोला है? हाँ देख के बोला करो। और आगे बच्चों, और आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, देखते रहिएगा। अब डेल्टा बराबर क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस का सम और मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उन दोनों का सम करके माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? डेविएशन मिल जाएगा। समझ आ रहा है? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और देखिए, मैं कुछ अभी बताना चाह रहा था और क्या करना है बता रहा हूँ। इधर थोड़ा सा जगह है, वहाँ देखें आप बच्चों। ये बोर्ड पे ना जो थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसे ज़रूर देखते रहा करो। अगर हम लोग इसको ऐसे मिला दें, मिला दिया डी पर, तो ए और डी का सम हियर एंगल ए और एंगल डी का सम बराबर होगा 180। क्यों? ये चार, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक यहाँ पे है, अंगुली देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, सबका सम 180, सबका सम 360, सबका सम 360 आएगा। तो ये 90 है, ये 90, तो 180 तो हो गया। अब बचा क्या? 180। इसका मतलब ए और डी का सम क्या आना है? 180। बच्चों ए और डी का सम 180 आ गया। थर्ड नंबर डाला। अभी और थोड़ा वेट करिए। अब बच्चों एक बार ये ट्रायंगल जरा देखो, आप नाम रखूं? देखो नाम रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने P लिख दिया, यहाँ पे मैंने S लिख दिया, और यहाँ पे D है। तो एंगल PSD अब बच्चों देखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मेरी बात सुनो। R1 और R2 का सम करोगे, R1 और R2 का सम करोगे, और फिर D भी लिखोगे, तो R1 और R2 और प्लस D, ये भी कितना आएगा? नहीं आएगा क्या? ये भी आ गया बच्चों। अब आप थर्ड और फोर्थ को देखो। फ्रॉम थर्ड
एंड फोर्थ, अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। 180 के बराबर है, डी के बराबर है, तो हो न हो ए बराबर R1 प्लस R2 है। क्यों? प्रिज्म एंगल का नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल पड़ा, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम करने पे प्रिज्म एंगल आया। ए बराबर R1 प्लस R2 नहीं आया, तो ए का मान R1 प्लस R2 हो गया। आगे फिर बढ़ रहा हूँ। अब a बराबर R1 प्लस R2 आ गया ना। अब बच्चों थोड़ा फिर देखो, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, कर दूँ? ठीक है, हो गया ना। अच्छा, अगर बच्चों ये A1 R1 प्लस R2 अगर a है तो I1 प्लस I2 कितना होगा? मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर R1 प्लस R2 A है तो A1 प्लस A2 क्या होगा? अगला लाइन I1 प्लस I2 क्या होगा? बच्चों I1 प्लस I2, आप बोलो I1 बराबर क्या था? म्यू R1 और प्लस म्यू R2। इसका मतलब I1 और I2 का सम म्यू इंटू A है। I1 और I2 का सम म्यू इंटू A है, समझ आ रहा है? और R1 और R2 का सम A है और I1 और I2 का सम म्यू A है, समझ आ रहा है? इसके बाद देखो, जो काम के कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी आगे, उसकी बातें हो रही हैं। तो एक आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट हो गया और एक आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट हो गया। बाकी आए ना आए छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे नाउ डेविएशन डेल्टा बराबर, अपने कॉपी में आपने ध्यान से देखो कुछ लिखा होगा और लिखा है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। I1 प्लस I2 बच्चों बोलना चाहिए म्यू A माइनस A बराबर कितना हुआ? म्यू माइनस 1 इंटू A। ये डेविएशन है। आपको बताइए डेविएशन निकालना होगा तो निकाल लोगे? आपसे पहला सवाल तो डेविएशन ही टीचर पूछेगा और डेविएशन की वैल्यू एकदम सीधा म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल है। ये डेविएशन आ गया। और थोड़ा आगे बढ़ो आप। एक लाइन तो यहाँ तक कवर हो गया है, अब हम दूसरी कोई बात शुरू करते हैं। एक रिजल्ट बच्चों यही है जो आपने लिखा है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यही है, डेविएशन आ गया। I1 प्लस I2 आ गया म्यू A, R1 प्लस R2 आ गया प्रिज्म एंगल A और डेविएशन की वैल्यू आ गया म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल कैपिटल है। इतना हो गया। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फॉर थिन प्रिज्म, क्या बोला? थिन प्रिज्म मतलब बच्चों प्रिज्म तो है लेकिन वो बहुत पतला प्रिज्म है। अगर बहुत ही पतला प्रिज्म होगा तो I1 और I2 दोनों बराबर होगा और I1 और I2 बराबर अगर हम लिखना चाहें कि कितना होगा तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यू A अपान 2। नहीं समझो? सही है?
अगर मैंने थिन प्रिज्म लिखा ना तो I1 और I2 बराबर होगा, और कितना होगा भाई, एक 2i हो जाएगा ना, 2i बराबर म्यू है तो I बराबर म्यू ए बाई 2। ठीक है। अब बच्चों ऐसे ही फिर एक बार जरा बताना, R1 बराबर R2 बराबर क्या, a बाई 2। सही है। तो अगर थिन प्रिज्म है तो ये कंडीशन होगा, अगर थिन लिखा होगा तो ये कंडीशन होगा, ये जो लिखा हुआ। अब बच्चों मैं फिर एक बार लिखूंगा, देखो इतनी कहानी सब, ये देखो सब थ्योरी है और यही सब हमें थोड़ा थोड़ा पता रहे। अब आपको I1 I2 की वैल्यू आ गया, I1 प्लस I2 आ गया, R1 प्लस R2 आ गया, सब तो आ ही गया। अब क्या किया जाए? अब बच्चों जो डेविएशन है उसको मैं फिर लिखने जा रहा हूँ, और कंडीशन क्या है, फॉर मिनिमम डेविएशन। क्या है बच्चों? डेविएशन तो देखो होगा ना, डेविएशन तो यही है कि आया इधर चला गया उधर, लेकिन डेविएशन हो तो कैसा डेविएशन हो, ज़्यादा कि कम? मिनिमम डेविएशन हो। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको सारे सवाल क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा ये होता है कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो चेंज होगा, नंबर थोड़ा बदलेगा, लेकिन डेविएशन क्या होना चाहिए, कम से कम। हाँ, पता चला कि 720 का टारगेट लेके गए और 120 नंबर पाए। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा कि हमारा टारगेट क्या है, मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन कब होगा? कंडीशन, मिनिमम डेविएशन तभी होगा जब I1 और I2 बराबर होगा। I1 और I2 बराबर होगा तो R1 बराबर R2 होगा। ये ध्यान रखना कि मिनिमम डेविएशन का केस क्या है। I1 बराबर I2, I1 बराबर I2, R1 बराबर R2। अभी हमें डेविएशन को एक बार वो जो मेन फार्मूला है ना उससे ज़रा बताइएगा। तो बच्चों मैं लिखूँगा और आप देखिए, आपको याद हो तो बोलना। नाउ डेविएशन, और ये डेविएशन बराबर आपको याद होगा बच्चों, I1 प्लस I2 पढ़ा था माइनस R1 प्लस R2 पढ़ा था। फिर आप लिखोगे डेविएशन डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 और माइनस ए, और ये डेविएशन कौन सा डेविएशन है, मिनिमम। अब आप यहाँ पे लिखोगे मिनिमम डेविएशन और प्लस प्रिज्म एंगल ए, यहाँ देखो बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। हियर I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल, और इक्वल टू मैंने मान लो I मान लिया। तो बच्चों I बराबर फिर क्या होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A अपान 2। और फिर बच्चों R बराबर क्या होगा, A बाई 2, वो लिखा है। तो ये देखो I हो गया और ये R हो गया। अब बच्चों आप लोग ये बताना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। हाँ मैं लिख रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोलो, म्यू बराबर क्या, साइन I अपान साइन R। साइन I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम, एम माने मिनिमम, प्लस A अपान 2 साइन
डेल्टा प्लस a/2 अपान साइन a/2। आई का मान आ गया यहाँ से, आर का मान यहाँ से उठा के रख दिया। तो बच्चों ये डेविएशन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। म्यू बराबर साइन डेविएशन प्लस a/2 अपान साइन a/2। सही है। एक हम चित्र बनाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल हम नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी न्यूमेरिकल शुरू होगा नहीं, लेकिन इसके आगे सवाल ही सवाल है सब। हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को कोई थ्योरी नहीं पढ़ाना है आपको, कुछ भी नया फार्मूला डेवलप ही नहीं करना है। ये भी प्रिज्म भी ख़त्म हो गया। अब आपको सवाल थोड़ा करा लेंगे, थोड़ा इधर उधर की बात कर लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा बस। उधर लिख लिए थे कि नहीं? तो बच्चों इधर लिख लिए, जरा इधर बताना। मिनिमम डेविएशन कैसे पहचानोगे और मैक्सिमम डेविएशन कैसे जान पाओगे, ये कहानी है। तो देखो, मिनिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन पहचानो सही से। देखो इधर से रे जाना और फिर एकदम सीधा होकर और उसी तरह से बाहर जाना। ये जो एंगल है ये वाला, और जो यहाँ पे एंगल है ये बराबर होगा। ये रुको बच्चों, ये अगर मान लो आई है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा? आई होगा। और अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा। बस ये मिनिमम डेविएशन की पहचान है। जो एंगल इधर होगा वही एंगल उधर होगा। और जब आपको जब ज्योग्राफिकल देखना है, ज्योमेट्रिकल देखना है, तो ये बच्चों ये जो लाइन है ना, ये इसके क्या होना चाहिए? पैरेलल। बस ऐसा दिखे तो बताओ कि ये मिनिमम डेविएशन का केस हो गया। ये मिनिमम डेविएशन का केस हो गया। अब इधर एक चित्र बनाते हैं। ये रे आया, ऐसे आया और ऐसे चला गया। ले ग्रेजिंग इमरजेंस, क्या बोला? ग्रेजिंग इमरजेंस, सरफेस को पकड़ता हुआ चला गया। तो बच्चों ये जो डेविएशन होगा, ये दिस वन, और ये डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डेविएशन जान गए। ये देखो, ये पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल नहीं होता। ऐसा बनाओ कि कोई आदमी पैरेलल ना बोलने पाए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दो। ये डेविएशन में कोई फर्क नहीं आएगा, डेविएशन मैक्सिमम उतना रहेगा। अब ये चित्र थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बच्चों, मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन अगर फिगर बना के दे दिया जाए तो समझ नहीं पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे? समझ जाओगे। अब अगर मान लो कि ये रे ऐसे आई लगभग, और फिर ये ऐसे आकर और फिर बाहर ऐसे चली गई, ऐसे। बच्चों ये भी जो डेविएशन होगा ना, वो मैक्सिमम ही होगा। अब देखो, कोई आपसे अगर पूछे कि कैसे जान गए कि मैक्सिमम होगा, तब आप बता भी सकते हो। क्या बताओगे? कि एक कोई भी सरफेस को टच करके जाना चाहिए मैक्सिमम डेविएशन के लिए। देखो, चाहे इधर वाला टच कर जाए, चाहे इधर, चाहे ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाए, चाहे ग्रेजिंग इमरजेंस। ये पहचान है डेविएशन को जानने का। और ये डेविएशन यहाँ पे दिखा जा रहा है, यहाँ पे, और ये है मैक्सिमम। वहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। तो ये मिनिमम मैक्सिमम डेविएशन देख के पहचानने की बात चल रहा है। अभी कोई मैं सवाल वाल नहीं दे रहा हूँ, अभी बस ऐसे ही थोड़ा
सुना रहा हूँ आपको कहानी की बातें। बच्चों एक चित्र, अब समय नहीं रह गया। देखो जैसे ये रे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन वाला है? नीचे वाला। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है। तो कौन डेविएशन ज़्यादा है, कौन कम है? तो ये ज्योमेट्री आपकी कहानी समझ में आ गई, ज्योमेट्री वाला। बच्चों अब यहीं पे आपको रोकना है आज, अब यहीं पे स्टॉप। अगले क्लास पे आप केवल क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही पढ़ लीजिए, कल तो है ना क्लास, अभी ये क्लास आज भी है। तो आज वाले में क्या पढ़ रहे हैं? वेव मैकेनिक्स। ठीक है, तो इतना ही अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। Yeah.